हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर में आज का टॉपिक है बैक्टीरिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे जीवाणु बोलते हैं। जानेंगे आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे, आज की जो लेक्चर है उसमें जानेंगे बैक्टीरिया क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, किन्होंने इनको बैक्टीरिया नाम दिया, बैक्टीरिया की डेफिनेशन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। हमारे चारों ओर उपस्थित वातावरण में असंख्य सूक्ष्म जीव जिसे हम कहते हैं माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। प्रचलित भाषा में इन्हें जीवाणु कहते हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म यूनिसेलुलर जीव हैं। अतः जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव को कहते हैं। जीवाणु की खोज लगभग 3 शताब्दी पूर्व हॉलैंड के साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की। उन्होंने दूषित वर्षा की बूंद में हजारों माइक्रोब्स को देखा, जिसे उन्होंने संयुक्त रूप से मतलब कॉमनली उनको एक नाम दिया, एनिमलक्यूल नाम दिया, जंतुक नाम दिया। जीवाणुओं को सबसे पहले बैक्टीरिया नाम एहरनबर्ग ने दिया, परंतु इनकी उत्पत्ति के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान केवल लूस पाश्चर की फर्मेंटेशन तथा डिके जैसे रिसर्च के बाद ही प्राप्त हुआ। रिसर्च के बाद यह प्रमाणित हुआ कि बैक्टीरिया की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती तथा हाइड्रोफोबिया, निमोनिया आदि अनेक रोगों का जो संचरण होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कुछ समय बाद जर्मन के वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉच ने यह प्रमाणित किया कि पशुओं को जो एंथ्रेक्स रोग होता है और मनुष्य में जो ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा डिजीज होती है, वो बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन द्वारा ही होता है। इन्होंने रोगों के रोगाणुओं द्वारा उत्पत्ति का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी कि हर डिजीज का जो कारण होता है वो क्या होता है, कोई जर्म्स होता है। इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 1905 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है, एक तरह से यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव हैं जो हमारे वातावरण में हर जगह पाए जाते हैं। और इनको एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने इनको खोजा, एहरनबर्ग ने इनको बैक्टीरिया नाम दिया और बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टर्स की, कि बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अत्यंत सूक्ष्म यूनिसेलुलर जीव हैं जो प्रारूपिक यानी कि प्रोकैरियोटिक लक्षण उत्पन्न करते हैं। यह लक्षणों में वनस्पति व जंतु दोनों से समानता दर्शाते हैं। इन्हें थैलोफाइटा के अंतर्गत एक क्लास साइजोमाइसीटीज में रखा गया है। इसके मुख्य लक्षण निम्न हैं। नंबर 1, बैक्टीरिया जल, पृथ्वी तथा वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जो वायु में पाए जाएंगे, वायु में स्पोर के फॉर्म में पाए जाएंगे। अधिकांश जीवाणु क्लोरोफिल के अभाव के कारण अपना भोजन नहीं बना पाते, यानी कि ये जो एक तरह से हेट्रोट्रॉफिक है, मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं, पैरासाइट होंगे या सेप्रोफाइट होंगे। कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया में क्लोरोबियम नामक एक बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वो अपनी फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। कुछ कीमोसिंथेटिक भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया, यानी कि अपना भोजन केमिकल एनर्जी को उपयोग करके बना लेते हैं। यह अत्यंत सरल संरचना वाले यूनिसेलुलर जीव हैं। इनकी हार्ड सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। एक इम्पॉर्टेंट इसका टर्म है कि जो सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इनका न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं होता। इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस का अभाव होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक टाइप का इसका न्यूक्लियस होता है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। इसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाएंगे इसमें। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य करते हैं इसमें मीजोसोम्स करते हैं, जिसका कार्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्थित मीजोसोम्स द्वारा किया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्गी बॉडी का इसमें अभाव होता है। राइबोसोम प्रायः फिशन द्वारा डिवाइड होते हैं, विखंडन द्वारा डिवाइड होते हैं। यद्यपि
इस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसमें होता नहीं, परंतु बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर इसमें जरूर होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन 3 प्रकार का होता है: कंजुगेशन जिसको संयुग्मन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको रूपांतरण बोलते हैं, ट्रांसडक्शन जिसको पराक्रमण बोलते हैं। मोटाइल बैक्टीरिया में एक या अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं। यह फ्लैजेल नामक प्रोटीन के बने होते हैं। ये इसकी जनरल कैरेक्टर की बात है। अब हम बात करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर की। जो एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसकी स्टडी की जाए, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर शो करती है। इसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, स्लाइम लेयर। यदि हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया में म्यूकस की लेयर होती है, हम स्लाइम लेयर कहते हैं। स्लाइम लेयर कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर पतली या मोटी प्रोटेक्टिव म्यूसिलेजिनस पॉलीसेकेराइड की बनी हुई एक लेयर पाई जाती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में ड्राई होकर एक हार्ड कैप्सूल बनाती है, तथा ऐसे बैक्टीरिया को हम कैप्सुलेटेड बोलते हैं। यानी कैप्सूल का जो निर्माण होता है वो स्लाइम लेयर से ही होता है। फिर है सेल वॉल। यह प्रोटीन, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड और कुछ विशेष प्रकार के एसिड की बनी होती है। इन सभी पदार्थों को मिलाकर पेप्टिडोग्लाइकेंस या म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं। जो सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस या म्यूकोपेप्टाइड। अब यदि बात करें अपेंडेजेस की, तो बैक्टीरिया के ऊपर कुछ उपांग पाए जाते हैं। वो क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया में निम्न 2 प्रकार के अपेंडेजेस पाए जाते हैं। पहला है फ्लैजेला। कुछ बैक्टीरिया में 1 से लेकर अधिक फ्लैजेला विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये लोकोमेट्री ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो चलनशील ऑर्गन होते हैं, जो फ्लैजिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। और दूसरा जो उपांग है वो प्लियाई या सेक्स प्लियाई है। कुछ मेल बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर निकले हुए अत्यंत सूक्ष्म, पतले और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम सेक्स प्लियाई कहते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल बैक्टीरियम से अटैच होने में जो हेल्प करते हैं डीएनए के ट्रांसफर में, इसलिए इनको सेक्स प्लियाई नाम दिया गया। और ये पिलीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। अब शुरू हो जाता है जैसे सेल वॉल के बाद को जो अंदर का एरिया है, प्रोटोप्लाज्म शुरू हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या आएगा? बैक्टीरिया की सेल वॉल से घिरा हुआ एक गाढ़ा कोलाइडल पदार्थ होता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोइड में डिवाइड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ठीक अंदर स्थित प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह बैक्टीरिया सेल को अंदर आने वाले सभी पदार्थों का नियंत्रण करती है। क्योंकि बैक्टीरिया में राइबोसोम के अतिरिक्त बाकी सभी सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी, ईआर एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसलिए इनका कार्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा ही किया जाता है। मीजोसोम्स, अगला है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या होते हैं, इनका कैसे निर्माण होता है, क्या काम करते हैं, देखते हैं। अनेक बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूल कर यानी कि इन्वेजिनेट होकर गोल या फूली संरचना बनाती है, जिन्हें मीजोसोम्स कहा जाता है, जिसका एग्जैक्ट फंक्शन अभी ज्ञात नहीं कि इनका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, परंतु अधिकांश बैक्टीरियोलॉजिस्ट के अनुसार यह माइटोकॉन्ड्रिया के प्रिमिटिव ऑर्गन्स हैं। इनमें अनेक रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भरे होते हैं। अतः बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के अभाव में जो मीजोसोम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करते हैं। ऐसे जो सेल वॉल है लगभग इस तरीके से इन्वेजिनेट हो जाती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर इस प्रकार से मीजोसोम नामक स्ट्रक्चर बना लेती है। ऐसे दिखाई देते हैं लगभग मीजोसोम्स। अब आता है साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल एलिमेंट्स, न्यूक्लिक एसिड तथा वाटर का मिक्सचर है। साइटोप्लाज्म में निम्न सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। राइबोसोम, यह ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया की सेल में साइटोप्लाज्म में फ्री या ग्रुप में पाए जाते हैं। प्रत्येक राइबोसोम 70S टाइप का होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो राइबोसोम होगा वो 70S टाइप का होगा। इसका कार्य प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करना है। इसका काम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य करते हैं, एमआरएनए से अटैच होकर
नई प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है वो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम है। प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमआरएनए से एक से अधिक जो अटैच्ड राइबोसोम होते हैं उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, जो उसका ग्रुप होता है उसको पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, क्योंकि ये एमआरएनए से जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं बहुत सारे राइबोसोम मिलकर। अगला है फोटोसिंथेटिक लैमेली, क्योंकि अभी बताया कि कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो उसमें फोटोसिंथेटिक लैमेली पाई जाती हैं। यह स्ट्रक्चर केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। यह सिंगल मेम्ब्रेन की बनी हुई इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनमें बैक्टीरिया की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोबियम पाया जाता है। इसी के कारण जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन ये बना पाते हैं। अगला है रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि संचित भोज्य पदार्थ। बैक्टीरिया में संचित भोज्य पदार्थ निम्न फॉर्म में पाया जा सकता है, जैसे ग्लाइकोजन है, लिपिड है, वोलोटीन के ग्रेन्यूल्स हैं, प्रोटीन इत्यादि है। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनेल है वो है जीनोफोर या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में कोई स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और संपूर्ण न्यूक्लियस के स्थान पर डीएनए का एक स्ट्रैंड पाया जाता है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता, बल्कि न्यूक्लियस के स्थान पर क्या होगा, जीनोफोर या प्रोकैरियोन मतलब जीनोफोर या डीएनए का एक टुकड़ा पाया जाता है। इसमें कहते हैं इस वाले प्रकार के जो न्यूक्लियस होते हैं उनको इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह देते हैं। केवल डीएनए का स्ट्रैंड पाया जाना उसे बोल देते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोपोर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, यानी कि सिंपल टाइप का न्यूक्लियस होता है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि जो सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज का चैप्टर यहीं खत्म, आज का जो टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है।